प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 7 नवंबर वाले टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास था अबाउट द काली सियाई। दिस वाज फ्रॉम द कछुआ रूलर्स और ये इंडिया में जयपुर में पिछले 250 साल से बनाई जा रही है। एंड ऐसा बिलीव किया जाता है इट वॉज यूज टू वार्ड ऑफ द ईविल एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके मेडिसिनल यूजेस भी पाए जाते हैं। Then we talked about the Indian black honeybee which was found in the Western Ghats. More than this, we moved towards the snow leopard, जिसमें हम लोगों ने हैबिटेट की बात की थी वेस्टर्न हिमालयाज़ में, ईस्टर्न हिमालयाज़ में और हेमिस नेशनल पार्क जो कि हमारा बिगेस्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव दिस UNDP का एक सिक्योर करके एक इनिशिएटिव है और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पर फंडिंग भी आती है। देन वी हैव दिस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का। शुगर एक्सपोर्ट को लेकर के भी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में पहले ही रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में था बट नाउ इट इज़ मूव टू ओपन कैटेगरी, यानी कि गवर्नमेंट इसकी इंटरवेंशंस कर सकती है। देन वी टॉक्ड अबाउट रशिया हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर इन दी अक्टूबर और टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल में हम लोगों ने WTI इन ब्रेंट के बारे में पता किया था। दोनों में सल्फर का कंटेंट देखें तो ब्रेंट में सल्फर का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको, और जो WTI होता है उसको हम लोग स्वीट क्रूड भी बोलते हैं। देन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओरिजिन वगैरह ये सब हम लोगों ने देखा था। ब्रिंग बैक द ओल्ड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ राइट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात की थी जो 2004 से स्टार्ट की गई थी। उसका क्या स्ट्रक्चर होता था, 2 तरह के अकाउंट थे, एक में अमाउंट फिक्स होता था, एक से आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। अटल पेंशन योजना के बारे में बात की थी विच वॉज स्टार्टेड इन 2015 एंड ओनली 5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन वॉज कवर्ड टिल डेट। PFRDA ये रेगुलेशन करता है सारा पेंशन वगैरह का। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन वी टॉक्ड अबाउट नोटा, नन ऑफ द अबव इलेक्शन का ये टॉपिक होता है एंड इससे लोगों को अपना डिससेटिस्फेक्शन जताने का मौका मिल जाता है। एंड 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन नोटा डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ राइट टू रिजेक्ट। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। So these were all the topics about 7th November. Let us start with the news of 8th November. सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ थी इट वाज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके कोटा का जो वर्डिक्ट था उसके बारे में कुछ बात की थी। हम लोग इस वर्डिक्ट को जान लेते हैं। इसमें 3:2 की मेजॉरिटी के साथ ये वर्डिक्ट दिया गया था। वर्डिक्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइड से एक फाइनल स्टेटमेंट दी है। पहले कुछ पिटिशंस डाले गए थे कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% का कोटा दिया जा रहा है क्या ये वैलिड है या ये वैलिड नहीं है। तो 5 जजेस का एक बेंच बैठा था। उस 5 जजेस में से 3 लोगों ने जो व्यू दिया, यानी कि 3 का मेजॉरिटी बनेगा। तो उन्होंने कहा था, एक्चुअली क्वेश्चन ये उठाया गया था कि जब हम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे रहे हैं तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है। तो अब जो मेजॉरिटी का व्यू था, यानी कि 3 जजेस ने ये कहा है कि नहीं, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ना ही ये इक्वालिटी को वायलेट करता है। एंड जिस तरीके से हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, SCs को दिए जाते हैं, STs को, OBCs को, जो 10% का दिया जा रहा है ये किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रिजर्वेशन के प्रोविजन को वायलेट नहीं करता है। इंटेंशन ये थी, जो मेजॉरिटी उन्होंने ये भी कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ना, उनका मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्वमेंट के लिए ये एक अफर्मेटिव एक्शन की तरह काम करेगा। रिजर्वेशन
जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है उसमें ये 50% की लिमिट को भी ब्रीच नहीं कर रहा है। तो इंदिरा साहनी का केस जजमेंट आया था 1992 का, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि 50% तक का रिजर्वेशन आप दे दीजिए, उसके बियॉन्ड मत जाने दीजिए। अच्छा, 50% के ऊपर बियॉन्ड का बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव प्रोविजंस दिए गए हैं, वो 50% को क्रॉस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है कि आप 50% को क्रॉस कर दोगे। एज पर 1992 के जजमेंट के हिसाब से 50% एक लिमिट लगाई गई है। माइनॉरिटी जो थे, यानी कि जो 2 जजेस के थे, उनका क्या व्यू था? उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशंस दे आर पावरफुल टू इनेबल इक्वल एक्सेस, बट ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ इट इज़ टाइम कि हम लोगों ने जो SC ST और OBC को दिया होता है ना, उसी मैकेनिज्म को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब 3 कैटेगरीज को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे थे, अब हम लोगों ने एक और कैटेगरी की बात कर दी है, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर आप ब्रीच को अलाउ करोगे 50% की जो सीलिंग लिमिट है, इसके बाद अब देखो राइट नाउ तो क्या था ना, 27% था, फिर 10% था और फिर 7.5% था। तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये करना ठीक होता है, बट अगर आप इसको 50% से क्रॉस कर रहे हो देन दैट मीन्स सिंपली आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉलेट कर रहे हो। अब ये जजेस के अपने आपस की बात थी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इतना जानना है कि EWS का जो कोटा है वो क्या चीज़ होती है। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2019 के अंदर, उसमें आर्टिकल 15-16 को उस पर क्लॉजेज ऐड किए गए थे, 6th क्लॉजेज दोनों में। उन्होंने कहा था कि 10% का रिजर्वेशन अब दिया जाएगा उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, किसमें, जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी। इंटेंशन ये थी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होते हैं ना, इन सब के प्रमोशन के लिए, प्रमोशन मतलब इनका मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना है। फ़ायदा क्या होता है हमारी कंट्री में ना, इनइक्वालिटी बहुत सारे लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। तो कंट्री में और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, लोगों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल करने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में सब लोगों की प्रेजेंस होने के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग हंगर और पॉवर्टी से ही कन्फ्यूज, मतलब ऑल द टाइम दे कीप सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज व्हेन समबडी बिकम्स फाइनेंशियली वेल्दी ना, देयर इज अ हायर टेंडेंसी कि वो रिजर्वेशन लेना भी छोड़ देते हैं। बट देर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कास्ट, लेकिन उन लोगों को रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है ना इस तरह की रिजर्वेशन देने से, एक तो हमारे पास डेटा की श्योरिटी नहीं होती है। अपर कास्ट के इंडिविजुअल्स वगैरह को लेकर के, खासकर जिनकी जो एनुअल इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर से कम है, हमारे पास ऐसा डेटा ही नहीं है ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर हमको एक सेग्रीगेशन करके बता दे कि हाँ इतने लोग फिक्स्ड हैं, इतने लोग नहीं है। फिर आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मनमर्जी से किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, है ना। इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम लोगों ने कभी सर्वे नहीं किया कि एक्चुअल में इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया एक पॉइंट कि ठीक है, इतना पॉइंट के बियॉन्ड वालों को अलाउ कर दो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, और ये पहले हम लोगों ने कवर किया था। आज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था, देन वी हैव कवर्ड दिस अ लिटिल बिट फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पॉक्सो एक्ट फोर्सेस आदिवासीज इन द नीलगिरीज इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, सेज एक्टिविस्ट। GS2 का ये सोशल इश्यूज का ये पॉक्सो एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में एक्ट आया गया था एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉ फॉलो करता है। एक्चुअल में इसमें जो भी प्रोविजंस ऐड किए गए थे ना, वो कुछ सेक्शंस में है जो कि IPC से लिए गए थे, लाइक IPC का सेक्शन 375, 354, 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन एंड रेप वाले। तो इन सब के प्रोविजंस को ऐड करके हम लोगों ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रोसिक्यूशन किया था। पॉक्सो एक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं छोटे छोटे, जैसे कि इस एक्ट के अंदर बताया गया कि चिल्ड्रन वो होंगे जिनकी उम्र 18 से कम होती है, और ये जेंडर न्यूट्रल वाला एक्ट है, तो ये किसी एक बच्चे पर लागू नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द चाइल्ड हैज़ टू बी बिलो 18 ईयर्स। इसमें सेक्शन 45 है, वहाँ पर पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने की। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टेब्लिश किया था, और वो स्टेट लेवल पर भी एस्टेब्लिश किया गया था, और ये दोनों की दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या क्या इश्यूज आते हैं? एक तो प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ ही होता है, उसमें वो चिल्ड्रन की फिजिकल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, वेलबींग और उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फिर एम्प्लीफिकेशंस ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। आज के डेट में हम लोग देखेंगे तो चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है ना, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। नए नए फॉर्म्स के चाइल्ड अब्यूज़ निकल के आ रहे हैं, ऑनलाइन बुलिंग इज़ हैपनिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैज़ बीन हैपनिंग। देन हमारे जो लेजिस्लेशंस है, जो हम लोगों ने कानूनी धारणाएं बनाई हुई हैं, प्रावधान है हमारे, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया 2012 का, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इतने एफिशिएंट काम नहीं कर पाए हैं, बहुत बार ये फेल हुए हैं। प्रॉब्लम, कन्विक्शन रेट बहुत कम है,
है ना, तो सिर्फ 32% तक कन्विक्शन है, यानी कि 100 लोगों के अगर केस फाइल होते, मुकदमा चलता है, सिर्फ 32 लोग ऐसे होते हैं जिनको सज़ा मिल पाती है। और पिछले 5 सालों के अंदर जो पेंडिंग केसेस है वो 90% चल रहे हैं। जुडिशियल डिले होता है, जो मेन एक्यूज होता है ना उसको तकरीबन 16 महीने तक लग गए, जैसे कठुआ का जो रेप केस हुआ था, और पूरा का पूरा कन्विक्शन का जो प्रोसेस वगैरह जो होता है ना उसमें 1 साल की बात की गई थी, 1 साल से बियॉन्ड चला गया था, तो जुडिशियल डिले होता है। अनफ्रेंडली टू द चाइल्ड, सिंस छोटे बच्चे की उम्र बहुत कम होती है, उनको कोई आइडिया भी नहीं होता है अबाउट ऑल द सोसाइटी हैपनिंग, तो उनके ये मेंटल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। एंड जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसकी एज को डिटरमाइन करने का, वो उस चीज़ में उनकी बायोलॉजिकल एज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बल्कि मेंटल एज को इग्नोर कर दिया गया है। सो दिस इज़ वन अनदर इशू। कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। एक चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट बताया गया है। हम सबको पता है कि हरियाणा में स्टार्ट हुई थी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट था 2000 का, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे कनेक्टेड और क्या क्या है, आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी है, देन राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी आर्टिकल 21 में, राइट टू प्रिवेसी भी है। आर्टिकल 14 में हम लोग राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। 23-24 में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं। और हम सबको पता होगा कि 86 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात की गई थी। अदर देन दिस हमारे पास जो DPSPs है वहाँ पर भी हमारे पास आर्टिकल 39 का F है। यहाँ पर स्टेट के ऊपर यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनके हेल्दी मैनर में और अच्छी कंडीशंस देनी, उनके फ्रीडम के लिए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉक्सो एक्ट। इन शॉर्ट में आपने जो भी फीचर्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सेक्शंस एक्चुअल में मेंस में ही पूछे तो नहीं जाएंगे, बट अगर आपको आते होंगे आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है यू नो द डिटेल्स more than the other aspirants. Otherwise, if it's very difficult to remember these sections, so you can ignore these sections. 8th नवंबर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NPR को लेकर के और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर के। GS2 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, NPR और सेंसस, दोनों चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि NPR को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्थ डेट और माइग्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंसस क्या होता है। पहले तो सेंसस में साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के। सेंसस जो था वो पहली बार किया गया था 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा। उसके थ्रू उनको पता चला था कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को वो लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो पहला सेंसस हुआ था ना वो 1881 में हुआ था और उसके बाद से ये हर 10 साल बाद होते आ रहे हैं। सेंसस को कंडक्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक सेंसस कमिश्नर होता है और रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, इनका ऑफिस होता है। ये लोग सेंसस को कंडक्ट करते हैं। सेंसस में डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आपकी एजुकेशन कितनी रही है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, कितने लोग शहरों की तरफ गए हैं, फर्टिलिटी कितनी है और मोर्टेलिटी कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने प्रेग्नेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट में कितने, शेड्यूल्ड ट्राइब में कितने, आपकी लैंग्वेज कौन सी का आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब का डेटा ऐड किया जाता है। तो जो NPR है ये सेंसस से डिफरेंट कैसे होता है? NPR का ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस में वो चीज़ें मेंशन करना कि वो कंट्री के रेजिडेंट हैं या नहीं, और ये हर इंडिविजुअल यूजुअल रेजिडेंट के लिए मैंडेटरी होता है कि वो NPR में रजिस्टर करेगा। यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है? हम यूजुअल रेजिडेंट उसको बोलते हैं एज पर NPR जो इंडिया में पिछले 6 महीनों से रह रहा है और वो अगले 6 महीने उसी जगह पर रहना चाहता है, उसको हम बोलते हैं यूजुअल रेजिडेंट। तो 1948 का हमारा एक्ट है सेंसस का, उसका सेक्शन 15 जो था उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि सेंसस के अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें भी होंगी और सिर्फ वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक ही कंसिडर किया जाएगा। 2010 में हम लोगों ने पहली बार NPR किया था, 2015 में उसको अपडेट किया था और इसमें 119 करोड़ रेजिडेंट्स का डेटाबेस अभी राइट नाउ अवेलेबल है। NPR को लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी देखने को मिले थे एंड बहुत सारे स्टेट्स ने बोला था कि NPR नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बात की थी कि फिर NRC आएगा, फिर CAA आएगा, इसलिए उन्होंने कुछ, ये काफ़ी न्यूज़ में था 2020 में, सिटीजनशिप के कुछ रूल्स थे जो 2003 में बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि NPR जो है पहला स्टेप है जिसमें हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग फिर NRC जो कि नेशनल रजिस्टर होगा इंडियन सिटीजन्स का, वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो दिस वाज द इशू। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें थी नवंबर 8 के न्यूज़ में। एक तो COP 27 अभी चल रहा है, जब पूरा कंपाइल हो जाएगा एक सप्ताह बाद ये एक ही बारे में इसको पढ़ेंगे, बार बार डेली रिपीट करके। वो एक बार तो मैं कवर करा चुका हूँ, अब एक बार जो पूरा ये COP हो जाएगा उसके बाद डिटेल में करेंगे। नील कुरिंजी का जो फ्लावर है ना ये राइट नाउ ब्लॉसम कर रहा है, तो ये 12 साल में एक बार खिलता है। अगर इसमें क्वेश्चन आएगा वो इतना ही आएगा कि नील कुरिंजी का जो फ्लावर है, और ये नीलगिरी रीजन की बात कर सकते हो आप, जो हमारा नीलगिरी माउंटेन्स वाला रीजन है, 12 साल में एक बार खिलता है ये। एक आप मेंस के लिए एग्जांपल में आप लिखते हो, हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं ना कि पब्लिक का प्राइवेट का पार्टिसिपेशन का, तो बीजोस अर्थ फंड है,
जो जेफ बेजोस है, जो कि फॉर्मर हेड थे अमेजॉन के, अब तो नहीं है, तो उनका एक अर्थ फंड है, उन्होंने रिसेंटली बात की थी कि वो लोग 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास तक की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे नेचर के कंजर्वेशन के लिए। सेंसस एनपीआर की जो वेबसाइट्स है उनको प्रोटेक्टेड सिस्टम में डिक्लेयर कर दिया गया था। और इंडिया का जो फ्यूल डिमांड है वो 3.4% इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, फ्यूल की डिमांड, यानी कि हम लोग कंजप्शन फ्यूल का ज़्यादा कर रहे हैं। तो दिस वॉज अबाउट 8 नवंबर। नाउ वी हैव द टॉपिक्स ऑफ 9th नवंबर। हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक कवर करना है यूएपीए का। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि 2005 से लेकर के अभी तक सिर्फ 83 केसेस रजिस्टर किए गए थे अंडर दिस एक्ट। ये टॉपिक हमारे GS2 में भी आएगा, लेकिन GS3 में इसके रेलेवेंस ज़्यादा है, खास करके इंटरनल सिक्योरिटी में। हम लोगों ने लास्ट वीक इस टॉपिक को कवर किया भी था, बट सिंस मैंने आपको बताया था कि जब कोई टॉपिक एक वीक के बियॉन्ड रिपीट होगा तो हम लोग उसको दोबारा से करेंगे। अगर वो विदिन 1 वीक रिपीट होता रहेगा तो हम उसे इग्नोर करते रहेंगे। जैसे राइट नाउ जो केरला के गवर्नर वाला टॉपिक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो था 1967 में इसको पास किया गया था। इनका काम था कि अनलॉफुल गैर कानूनी जो गतिविधियां होती हैं ना, या फिर जो एसोसिएशंस होते हैं, उन सबको इंडिया में बैन करने का। तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है। अगर वो हमारे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सॉवरेनिटी को, अखंडता को और संप्रभुता को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसको इस एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर चली जाती है इस एक्ट के अंदर कि वो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को बैन कर सकते हैं वाया एन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके। डेथ पेनल्टी भी मिलती है इसमें, मौत की सज़ा भी मिल सकती है और उम्र कैद भी मिल जाती है, इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट्स है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूपीए के अंडर ना इंडियन और फॉरेन नेशनल्स सभी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और सबको सेम मैनर में ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो इंडिया के लैंड पर वो क्राइम किया गया हो चाहे इंडिया के अगेंस्ट। पॉइंट ये कि वो इंडिया के खिलाफ अगर होना चाहिए। तो एज पर द यूएपीए इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होती है ना, वो उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है इन मैक्सिमम 180 डेज, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अरेस्ट करने के बाद। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कोर्ट की परमिशन लेकर के इस 180 डेज को और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। 2004 का जो अमेंडमेंट था उसमें उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को इसमें यूज़ किया, मतलब जो ऑफेंसेस की लिस्ट थी ना उसमें टेररिस्ट एक्ट को यूज़ किया था। अगस्त में पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट बिल लेके आए थे उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। उन्होंने एक तो NIA का जो डायरेक्टर होते हैं ना जनरल, उनको पावर दे दी थी किसी की प्रॉपर्टी वगैरह को सीज करने की। सेकंड चीज़ उन्होंने कहा था कि जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या फिर उसके अबव के जो होते हैं ना वो टेररिज्म के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो DSP और ACP वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कुछ पावर को लेकर के, पोजीशन को लेकर के 2019 में UAPA के एक्ट में चेंजेस किए थे। वी हैव दिस वेरी अमेजिंग टॉपिक हियर, रणथंबोर फेस्ट टू बी हेल्ड आफ्टर कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। NGT ने बोला है रणथंबोर में एक फेस्ट होने वाला था, कोई फंक्शन होने वाला था, कोई सेलिब्रेशन होने वाला था, बट NGT ने कहा कि पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आपके इस फंक्शन का वहाँ की वाइल्ड लाइफ पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो GS3 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर ये टॉपिक आता है, बट इंडियन पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक में हम लोग NGT के बारे में पढ़ते हैं। रणथंबोर जो कि बानस रिवर और चंबल रिवर, ये 2 रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं एंड ये राजस्थान का पूरा एरिया है। तो दिस इज़ द रीजन, ठीक है, ये रिवर वगैरह का एरिया होगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में इसका नाम रणथंबोर फोर्ट के कारण पड़ा था। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 1955 में सेटअप किया था एज सवाई माधोपुर गेमिंग सेंचुरी। बाद में 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ऐड कर दिया गया था। 1980 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था और 1984 के अंदर इसमें जो सवाई मानसिंह सेंचुरी है और केला देवी सेंचुरी, ये सब भी बनाए गए थे। टाइगर रिजर्व को 1991 में एक्सपैंड करके आसपास के जो केला देवी सेंचुरी वगैरह थे, सवाई मानसिंह थे, उन सब के साथ इंक्लूड कर दिया गया था। तो रणथंबोर के बारे में इतना ही जानना काफ़ी। बानस रिवर, चंबल रिवर का नाम याद रखो, रणथंबोर याद रखो, राजस्थान याद रखो, बेयर मिनिमम इतना याद रखो। डिटेल में और जो आएगा फिर वो किसी को नहीं पता होगा। NGT क्या है? NGT का एक्ट आया था 2010 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। लेकिन ध्यान रखना है कि NGT के अंदर कोई भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वगैरह ऐड नहीं होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनका एम क्या होता है? एनवायरमेंट स्पेसिफिक कुछ वर्डिक्ट्स वगैरह देना, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इन लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करनी होती है। तो इंडिया ऐसा 3rd कंट्री बन गया था जिसने एनवायरमेंट को लेकर के एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। तो इसमें 40 मेंबर्स तक की स्ट्रेंथ को अलाउ किया जाता है। उसमें 20 लोग एक्सपर्ट होते हैं, 20 जुडिशियल होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो उसके ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एंड ही हैज़ टू बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
सिलेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स को उनकी एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर चूज़ किया जाता है, और एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं, जो रिटायर वगैरह होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी की पोजीशन के, वो सब भी इसमें उनको भी इसमें अलाउ किया जाता है एज एक्सपर्ट मेंबर्स। छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें होनी चाहिए इसमें, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंट स्पेसिफिक, एंड देयर हैव बीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनजीटी इन द पास्ट। अनदर वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक भी है, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च होने वाला है। तो GS3 में आएगा, साइंस एंड टेक में, स्पेस इनोवेशंस में, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ। तो हैदराबाद का एक स्टार्टअप है जिनका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, वो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करेंगे 12 से 16 नवंबर के बीच में। जब ये टॉपिक उस टाइम पर आएगा तो मैं इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। लेकिन ये जो लॉन्च करेंगे ना, ये श्री हरिकोटा के लॉन्च पैड से करेंगे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 2020 के अंदर जब कोविड-19 आया था ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ना एक आत्मनिर्भर का पूरा पैकेज निकाला था। उस पैकेज में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए ना ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, स्पेस वाले, इनको कहा था कि ठीक है, आपको गवर्नमेंट के लॉन्च पैड्स को यूज़ करने की परमिशन दी जाएगी। देखो, ये वहाँ पे ये चीज़ आई थी और अब इसको अलाउ कर दिया गया। तो रॉकेट जो है ये विक्रम एस है, ये पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल होगा जिसको एक पूरी की पूरी कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी ने ही पूरा मैन्युफैक्चर और ऑपरेट किया है, और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ही पहला स्टेप था। हालांकि जब बात हम लोगों ने की थी ना, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपनिंग की थी जून 2020 में। तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट लेने वाला होगा। इनका काम होता है कि स्पेस मिशंस की टेस्टिंग वगैरह करना। तो सब ऑर्बिटल की जो फ्लाइट होती है ना, वो तकरीबन अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर तक होती हैं, और थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड होता है। एंड इतना जाना इसमें काफ़ी है। स्काई रूट ने इसके लिए $68 मिलियन रेज किए थे। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स मोर अबाउट की अच्छा ये टॉपिक मेंस में आ सकता है, पर हम लोग पढ़ेंगे इसको, और ना इसकी और डिटेल्स आएंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा 12 से 16 के नवंबर के आसपास। तब इसकी और फर्दर जब डिटेल्स आएंगी तो यहाँ पर आपको अपडेट मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इंडिया की तरफ से एक प्राइवेटली रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। हम लोग अब तक टेस्ला के बारे में सुनते आ रहे थे, अमेजॉन का जो ब्लू ओरिजिन है उनके बारे में सुनते आ रहे थे कि US के अंदर नासा इज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी, बट प्राइवेट एजेंसीज भी वो भी अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। बट द सेम थिंग हैज़ बीन ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इंडिया नाउ। एक नई क्रैब की स्पीशीज़ मिली है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर कड्डलोर डिस्ट्रिक्ट है, मैंग्रोव्स का जो रीजन है ना, उस रीजन के आसपास ही मिली है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स हुए थे एजुकेशन एंड रिसर्च में, तो उसका जो नाम दिया गया था वो कहते हैं सूडो हेलिस अन्नामलाई। अब अन्नामलाई आपको याद होना चाहिए, और आपको इसमें क्रैब के बारे में याद होना चाहिए, मैंग्रोव्स के बारे में याद होना चाहिए। देखो, अन्नामलाई का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, जो वो रिजर्व्ड एरिया है, वो जब डिटेल में आएगा तो हम उसको डिटेल में भी कवर करेंगे। जब ये मैंग्रोव्स के बारे में कोई टॉपिक आएगा उसको डिटेल में भी कवर करेंगे। इस टॉपिक में इतनी ही रेलेवेंस है कि जो कड्डलडोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अन्नामलाई नाम से एक क्रैब, ये केकड़ा जो है ना, इसकी एक नई स्पीशीज़ मिली है। तो सिंस इसका नाम अन्नामलाई रखा गया है ना, तो देयर इज़ अ चांस कि UPSC आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकता है। तो इतना ही याद रखिएगा, इतना काफ़ी रहेगा। जैसे वो सूडो हेलिस अन्नामलाई करके नीचे ऑप्शन दे देगा, बैट, क्रैब, कोई फिर किसी प्लांट का नाम दे देगा, इस तरीके से कोशिश करेगा आपको। तो थोड़ा याद रखिएगा बस। आज की इस वीडियो के लास्ट सेक्शन को कवर करते हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फॉर्मर आर्मी स्टाफ के जो चीफ थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका ये आर्टिकल है। उन्होंने कहा था कि आफ्टर द डस्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अग्निपथ्स डायरेक्शन। अग्निपथ स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग 50,000 के आसपास सोल्जर्स को लेंगे, एंड उसमें से फिर जो 25% होंगे उनको अगले 15 साल के लिए और परमानेंट उसमें जो उनका रिक्रूटमेंट होगा वो इंक्रीज़ किया जाएगा। अदरवाइज उनको स्टार्टिंग तो सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। अब हुआ ये ना, जब ये स्कीम न्यूज़ में आई थी ना, तो काफ़ी सारा अपरोध देखने को मिला था। कोई भी चीज़ होती है तो हमेशा से रहा है संसार में, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आएगी तो ऑपोजिशन की साइड से, एक्टिविज्म की साइड से, फिर एक सेक्शन होता है सोसाइटी का जो उसके अगेंस्ट बोलता है, विच इज़ गुड। डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी चाहिए, दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने चाहिए। तो हुआ ये था कि जब वो इतना सारा शोर शराबा हो रहा था, अब जो जनरल मनोज नरवाने जी, उन्होंने कहा था कि अब वो जो डस्ट है ना वो सेटल डाउन हो चुकी है। अब इसमें क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इन्होंने इसका रिक्रूटमेंट ओपन किया था तो 50,000 के आसपास लोगों ने इसमें रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऐसा पॉसिबल हो गया कि स्कीम को और समय के साथ रिव्यू किया जाएगा, प्रैग्मेटिक मैनर में, प्रैक्टिकली देखा जाएगा, और जो पहला बैच होगा अग्निवीर्स का, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। रिक्रूटमेंट की जो रैलीज कंडक्ट की गई थी उसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था दोनों ही साइड से, बॉयज़ की तरफ से भी और गर्ल्स की तरफ से भी। द टाइम्स दे आर चेंजिंग, समय बदल रहा है। उन्होंने कहा था कि इतिहास में ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। अगर हम लोग अपने इतिहास में जाकर देखते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो HR की पॉलिसीज़ थी उनमें बहुत बदलाव लाए गए थे। 1998 के अंदर रिटायरमेंट एज जो थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की, उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी अगर ऐड करें तो उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था।
2 साल तक। तो स्टार्टिंग में इसमें बहुत शोर शराबा देखने को मिला था, बट विद टाइम ये स्टैग्नेट हो गया था। और आज अगर हम 20 साल बाद उस चीज़ को देखते हैं तो बहुत यूजुअल सी चीज़ है। तो हमें नहीं लगता कि हमको समय के साथ बदल जाना चाहिए, है ना। तो पहले भी बात चल रही थी कि रिटायरमेंट की जो एज है उसको 65 ईयर्स तक कर दिया जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर ना यही ट्रेंड है, विदेशों में यही कंट्रीज में ही चलता है। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हमारे सोल्जर्स वगैरह को हमें और ट्रेन करना पड़ेगा, सेलर्स हैं, एयरमैन्स हैं, है ना। टाइम टू टाइम इनको हमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। तो अग्निपथ की जो स्कीम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने वाली चीज़ें थी कि इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, अगर ये कोई चीज़ टूटी नहीं है तो उसको फिक्स मत करो, इस तरह के कुछ क्लीशेज चलते रहते थे, कहीं ना कहीं उसको हिट करने की कोशिश कर रही है। अग्निवीर की रैलीज निकाली गई थी, वहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा टर्नआउट दिया था। बहुत सारे यूथ जो थे वो मोटिवेटेड थे, वो चाह रहे थे कि वो देश को सर्व करना चाहते हैं, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑफ द कॉज फॉर द नेशन। ट्रेनिंग एंड बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, ये इसमें अभी राइट नाउ 1 साल तक की ट्रेनिंग मिलती है टेक्निकल आर्म्स वगैरह को लेकर के। कुछ और स्टैंडर्ड्स भी ऐड किए जा रहे हैं। आजकल जो सारे यूथ है ना वो टेक्नोलॉजिकली बहुत सेवी हो गया। हम सबके पास स्मार्टफोन्स है, गांव के हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट। आज तक सब डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं ना। तो ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजीज को हमें समय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। और बेसिक ट्रेनिंग में प्रोफिशिएंसी देना, फिर उसमें जॉब को एक्वायर करना, तो इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिंस अग्निपथ की जो स्कीम है ना, ये राइट नाउ फॉर्मुलेशन में ही है, तो ये जो इशू है इसको डिस्कस किया जा रहा है। फॉरेन सर्विस के जो चीफ वगैरह होते हैं उनके साथ भी बात की जा रही है। मोस्टली केसेस के अंदर जो ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा ना, वो 6 से 8 महीने का रहने वाला है। तो दूसरा भी एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया रहता है, वो हो सकता है कि वेदर जो अग्निवीर होंगे वो समय के साथ अपना जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना उनको चांस दे हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, है ना। एक कहावत है इंडियन आर्मी के अंदर, देयर आर नो गुड यूनिट्स और बैड यूनिट्स, ओनली गुड ऑफिसर्स एंड बैड ऑफिसर्स। तो जो डेफिनेशन है ना ऑफिसर्स की, वो एक्सपैंड की जा सकती है, उसमें हम सुपीरियर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो वो गुड सुपीरियर भी हो सकते हैं, वो बैड सुपीरियर भी हो सकते हैं। अगर जो सुपरवाइजरी का स्टाफ है वो अच्छा है तो वो अग्निवीर्स को अच्छे तरीके वेलकम करेगा, है ना, उनको अच्छे से मोल्ड करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो 1971 के वॉर से पहले जो रिक्रूटमेंट होता था वो उसमें एक कर्टेलिंग ट्रेडिंग पीरियड के बाद होता था। फिर विद इन मंथ्स उनको बैटल में भेज दिया जाता था। तो एक मंथ और विद इन अ मंथ और 2 ना, वो लोग अपने जो भी उनसे रिक्वायरमेंट थी परफॉर्मेंस को लेकर के वो डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो यंग सोल्जर्स होते हैं ना, इनकी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं एंड ये परफॉर्म कर देते हैं, यंगर प्रोफाइल जो होता है। तो मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे ना, हमारे जो सोल्जर्स वगैरह थे उनको जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिले थे ना, गैलेंट्री अवार्ड उनको हम बोलते हैं, वो काफ़ी यंगर प्रोफाइल में उनको मिल गए थे। जैसे हमारे पास सूबेदार मेजर जो कि ऑनररी कैप्टन थे, उनको भी एक परमवीर चक्र मिला था, तो सिर्फ 19 साल के थे। नाउ वी हैव टू कंसिडर द लास्ट सेक्शन, दैट इज कि जो लेटरल एब्जॉर्प्शन है ना, लेटरल एब्जॉर्प्शन। जब इस तरह की स्कीम्स बनाई जाती है तो मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, दूसरी मिनिस्ट्री से देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है, हमारे पास फंडिंग कितनी होने वाली है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से डील किया जाता है। तो लेटर लेवल के ऊपर लेटरल एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए, यानी कि अब 4 साल बाद आप इनको रिटायरमेंट दे रहे हो, बट बाद में इनकी जॉब का क्या होगा, क्योंकि इशू उठाया गया था। आप अग्निपथ स्कीम में 4 साल की रिक्रूटमेंट दे रहे हो, मान लो कि 1 लाख लोग भरते होते हैं, 25,000 को तो आप लोगों ने आगे दे दिया, बट व्हाट अबाउट द 75,000, 4 साल बाद इनका क्या। तो राइट ना हुआ ये है ना कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने अपने प्रपोजल दिए थे, है ना, कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग वैकेंसीज निकालेंगे। सिंस ये 4 साल की स्कीम है तो अभी पहला जो बैच निकलेगा उसको 4 साल हैं, तब तक मिनिस्ट्रीज को बोला गया कि आप लेटर एब्जॉर्ब कैसे करोगे, अपनी वैकेंसीज डिफाइन करो, ठीक है, किस सेक्शन के लोगों को लेना चाहोगे, क्या उनका कोई छोटा मोटा इंटरव्यू लेना चाहोगे, है ना। तो होम मिनिस्ट्री ने और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टेट पे अनाउंस कर दिया था कि 10% तक का वो लोग लेटर इंडक्शन कर लेंगे। बट आफ्टर ऑल भी, है ना, ये एक अर्जेंसी वाली चीज़ होने वाली है और इसमें नेसेसरी है कि हम लोग लीगली जो भी टेनेबल और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिविजन हैं उन पर काम करें। अगर हम लोग देखेंगे आजकल के अंदर आपको और भी न्यूज़ मिलने वाली है कि इंडिया की जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है अब, है ना। एंड ये यूएन की भी एक रिपोर्ट कहती है एज पर दैट इंडिया जो है राइट नाउ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन हम लोग डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो जो डिविडेंड की बात करते हैं, बहुत कम लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबल है। डिसिप्लिन वाली एटीट्यूड, रिस्क टेकिंग, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ पैशन जरूर होता है कि मुझे कुछ करना ज़रूर, बिकॉज दे फील द इमरजेंसी, दे फील द नीड ऑल्सो। तो अग्निपथ स्कीम के अंदर एक अंडरलाइंग फिलॉसफी ये भी है जिससे कि नेशन को बेनिफिट मिल सकता है, आर्म्ड फोर्सेस को और इंडिविजुअल को भी। तो जो भी नई स्कीम्स आती हैं ना उनमें स्टार्टिंग में तो ट्रबल्स होते ही हैं, बट उसका एक फेयर शेयर भी होता है विद टाइम। और इनको जब हम फर्दर और क्रॉपिंग करते हैं, इनकी वाटरिंग कर रहे होते हैं इस तरह की स्कीम्स वगैरह की, तो ये लेवल्स टू लेवल डेवलप होते चले जाते हैं। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है ना, इसको भी हम लोग कहें तो 105 बार हम लोग अमेंड कर चुके हैं। तो हमको ये कहना ठीक रहेगा कि अग्निपथ स्कीम आएगी, हम लोग उसमें फर्दर अमेंडमेंट करते रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग इसका इंटेक भी इंक्रीज़ करेंगे।
अभी तो इस प्लान के अंदर 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा एनुअली, बट गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है। विद टाइम हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेंगे और हम लोग रिक्रूटमेंट को 50,000 से बढ़ा करके और ज़्यादा लेके जाएंगे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। सो यही है यहाँ पर जो हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाना जी हैं। देखो एडिटोरियल सारे के सारे बायस्ड होते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आप कल को अगर एग्जाम में इंटरव्यू के सामने बैठोगे, आपको पता होना चाहिए अग्निवीर स्कीम के बारे में, सॉरी अग्निपथ स्कीम के बारे में, अग्निवीर कौन होते हैं। तो अगर वो आपसे जानना चाहें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या लगता है कि आगे ये जो कॉन्सेप्ट था ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं, आपको ओपिनियंस पढ़ने ज़रूरी होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, और एक्सट्रीमली सॉरी मैंने कल का नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।